नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा मैं राम आपको पढ़ा रहा था सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सब्जेक्ट ले रहा था। बेटा मशीन को देख रहे थे और मशीन में अपन देख रहे थे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में अपन ने देख लिया था ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर का आपका प्रिंसिपल अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। आज अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे कैसे इक्वेशंस आती है आपकी ट्रांसफार्मर की, वो चीज आज अपन देखने वाले हैं। तो इससे पहले बेटा अपन थोड़ी सी चीजें पीछे वाली रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने 2 लेक्चर में पढ़ा हुआ है। आप सभी को मैं कह दूं कि यहाँ पर जो ये वीडियो है सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने आईटी कर ली है या जिन बच्चों की आईटी चल रही है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा मैं काफी एक अच्छे लेवल तक आपको ट्रांसफार्मर में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है कि आज तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है उन्हीं चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या पढ़ा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उन्हीं रिवाइज चीजों को बेटा आज काम में आने वाली है। तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की कोर को डिजाइन किया। ये लो बेटा कोर हो गई। ये क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर, जिसे मैंने बताया कि किसकी बनी होती है। तो आप कहोगे सर ये ट्रांसफार्मर की कोर बारीक बारीक पत्तियों से निर्मित होती है और ये जो हमारी बारीक बारीक पत्तियां जो होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है और ये इंसुलेटेड होती है ताकि इसमें आपका एडी करंट लॉस कम हो जाए। तो ये जो कोर है बारीक बारीक पत्तियों से निर्मित किया। और आपसे पूछे कि ये कोर बनी किसकी हुई है, तो बेटा ये कोर बनी हुई है अपनी किसकी? सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन स्टील की। और सिलिकॉन स्टील की भी बेटा बारीक बारीक पत्तियों से बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाया गया है। इंसुलेटेड करके बनाया गया है, आपको याद रखना है, ताकि आपका सिलिकॉन स्टील की बनाने से हिस्टैरिसीस लॉस कम हो रहे थे और अपने पास बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करने से एडी करंट लॉस आपके कम हो रहे हैं। ओके, अभी बेटा अपन ने यहां तक तो ये चीजें तो अपन ने देख ली थी। फिर मैंने कहा था कि इस पे आपकी वाइंडिंग करनी है और बेटा मैंने ये वाइंडिंग यहां पर लगाई। और यहां पर अगर मैं वाइंडिंग की बात करता हूं, यहां पर मैं वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग प्राइमरी होती है और दूसरी वाइंडिंग आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? एक प्राइमरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अभी अगर मैं पूछूं प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है, आप नहीं बता पाओगे जब तक इस पर लोड नहीं लगेगा या सप्लाई नहीं दोगे। तो माना मैंने यहां पर मैंने लोड को कनेक्ट किया, ये मेरा लोड कनेक्ट हुआ, तो आपको पता चला कि सर ये जो वाइंडिंग है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इधर अपन सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो आप कहोगे सर ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग बेटा पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि किसी ट्रांसफार्मर को अगर आप सप्लाई से कनेक्ट करोगे और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर आप लोड से कनेक्ट करोगे तो अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं बेटा कि इसमें जो आपके नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न है वो मेरे N1 है और जो सेकेंडरी में मेरे नंबर ऑफ टर्न है वो है N2 है कि नहीं? आपको ये समझ जैसे ही आप सप्लाई से कनेक्ट करोगे ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर हमेशा आपका एसी पर काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है, अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देख रखा है। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो यहां से आपकी एक करंट फ्लो होगी प्राइमरी वाइंडिंग में। I1 करंट है, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही है, प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है। नंबर ऑफ टर्न में करंट क्या कर रही है? आपकी फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न में प्रवाहित हो रही है। तो नंबर ऑफ टर्न में प्रवाहित होती है करंट, तो बेटा आपका एक फ्लक्स उत्पन्न होता है और ये फ्लक्स मैंने माना यहां से डैश डैश जो दिखाई दे रहा है ये बेटा आपका फ्लक्स है। जो फ्लक्स क्या कर रहा है? कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ ये प्राइमरी वाइंडिंग में आ गया। कौन बेटा? आप कहोगे सर हमारा फ्लक्स आ गया। और बेटा कल अपन ने एक चीज बताई थी कि ये जो फ्लक्स है
ये प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा जनरेट किया गया है, उत्पन्न किया गया है, जो कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका एक फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब फेराडे लॉ दोबारा बताएं तो फेराडे लॉ कहता है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट कर दे तो उस कंडक्टर में आपका ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो बेटा मेरा जो यहाँ पर E1 पैदा होगा, सॉरी E2 पैदा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो E2 पैदा होगा, ये किसके कारण पैदा हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। कैसे हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। कल मैंने बातें बताई थी। यही फ्लक्स बेटा देखो प्राइमरी सेकेंडरी में होता है, वो वापस प्राइमरी में है। मतलब प्राइमरी खुद ही तो फ्लक्स को जनरेट कर रही है और खुद ही इसको कट करने में लगी हुई है दोबारा। तो इसमें भी आपका एक ईएमएफ पैदा होगा, जिसको माना मैंने E1, जो आपका सेल्फ इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। सेल्फ इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। यहां तक आपने देख लिया था। अब बेटा मैंने आगे आपको थोड़ी बातें बताई थी। मैंने कहा कि ये जो आप सप्लाई देते हो, ये आपकी एसी सप्लाई है, पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, यस या नो? आपको यस सर। यहां पर अगर मैं मान लूं कि वोल्टेज की वैल्यू कैसे है, तो आपको सर मैक्सिमम वोल्टेज है, यहां पर आपका माइनस में मैक्सिमम वोल्टेज है कि नहीं? यस। तो जैसी आपने एसी सप्लाई दी तो फ्लक्स जो होता है आपका, ये भी कैसा होगा? तो ये भी कहोगे सर जैसी सप्लाई दी है वैसा फ्लक्स उत्पन्न होगा। मतलब अगर मैं फ्लक्स के वेव फॉर्म देखूं, अगर मैं जो ये फ्लक्स चल रहा है कोर में, इसकी अगर मैं वेव फॉर्म देखूं तो बेटा इसकी वेव फॉर्म भी किस तरह से आएगी? आपकी जैसे इनपुट सिग्नल दिया है वैसे ही आपका आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा? आपको फ्लक्स मिलेगा, राइट? तो यहां से आपको जो फ्लक्स मिलने वाला है ये फाई मैक्सिमम है। यहां हो गया। तो ये चीज आप जानते हो। और ये फ्लक्स जो है आपका साइन वेव में चलता है। फ्लक्स कैसा चलता है? साइन वेव में चलता है। लेकिन ये फ्लक्स कभी भी बदलता नहीं है, आपका फ्लक्स कांस्टेंट है। यहां पर फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स क्या डिपेंड करता है लोड पे? नहीं करता। लोड आपका बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके फ्लक्स पे। आपके लोड बढ़ाने से घटाने से आपकी E2 या फिर यहां से जो करंट आपकी फ्लो होगी उस पे डिपेंड करेगा। ओनली फॉर लोड किस पे डिपेंड करेगा? इस I2 पे डिपेंड करेगा। पर लोड आपका कभी भी फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब फ्लक्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फ्लक्स एक कांस्टेंट रहेगा। जितना फ्लक्स आपका चल रहा है उतना का उतना आपका फ्लक्स चलता रहेगा। ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस है। अपन ऐसा भी कहते हैं कि आपका जो ट्रांसफार्मर है फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस के नाम से भी अपन जाना जाता है। यहां तक हुआ। अब जो अपना टारगेट है आज जो अपना टारगेट है वो है ईएमएफ इक्वेशन को लेके, कि मतलब ये जो E2 पैदा हुआ है ये किस पे निर्भर कर रहा है, ये E1 किस पे निर्भर कर रहा है। आज अपने को यही कैलकुलेट करना है कि E1 कैसे निकालते हैं और E2 कैसे निकालते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पैदा हो गया, पर हुआ कितना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितने वोल्टेज का पैदा होगा, ये E1 आपका कितने वोल्टेज का पैदा होगा, किस किस पर निर्भर करेगा, ये चीजें आज अपने को देखनी है। तो आज अपन पढ़ने वाले ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहां से हेडिंग डालें EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर की अगर मैं EMF इक्वेशन को देखूं तो क्या होगा। देखिए, तो यहां तक तो आपको पता चल गया। इस चीजों को मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखो, अब आपको मैंने बोला कि ट्रांसफार्मर में जो आपका फ्लक्स है ये साइन वेव का होता है। बेटा मैंने इस फ्लक्स को साइन वेव की तरह बना दिया। ये जो है आपका यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है किसमें? पॉजिटिव में। और यहां पर जो फ्लक्स आपको मिल रहा है माइनस में मैक्सिमम मिल रहा है। ये जो फ्लक्स P है यहां पर टाइम T/2 है और यहां पर टाइम आपका T है। माना मैंने, सुनते रहे, कि माना यहां पर आपका फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, इस बिंदु को मैंने S माना। क्या माना मैंने? S माना। इस बिंदु को मैंने S माना और इसको माना मैंने यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, इसको मैंने माना Y है। अब एक बात सुनो, यहां फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है और यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, यहां पर माइनस में फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है, यहां पर पॉजिटिव में फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा है। अगर मैं कहूं कि यहां से लेके यहां तक आपका टाइम कितना लगा, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम होने में फ्लक्स को टाइम कितना लगता है, तो आप क्या कहोगे सर?
एक हाफ सर्किल पूरा करने में t/2 टाइम लगता है, तो हाफ का आधा अगर सर्किल पार करेंगे, इतना सर्किल पार करेंगे तो आपका t/4 टाइम लगेगा, और इतना सर्किल पार करेगा तो t/4 टाइम लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? आपको भी ये सब लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? t/4 प्लस t/4 इक्वल कितना हो गया आपका? t/2 टाइम। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स आने में आपका t/2 टाइम लग रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लक्स आने में आपका t/2 टाइम लग रहा है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसमें फेराडे लॉ लगाते हैं। फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं फेराडे ने क्या कहता है कि जब कोई आपका कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को या मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है, तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। फेराडे का नियम कहता है, नहीं कहता? बिल्कुल। तो अब बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है फेराडे का नियम का, वो भी अपन देख लेते हैं। तो यहां से आप एरो डाल के लिखें फेराडे के नियमानुसार। फेराडे का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत वाहक बल E पैदा होगा वो n d phi by dt पर डिपेंड करेगा। मतलब फ्लक्स ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ वेरिएशन आता है। फ्लक्स में टाइम के साथ वेरिएशन आता है, तो फ्लक्स अपने पास ऐसा है जिसमें टाइम के साथ वेरिएशन आता है। आ रहा है नहीं आ रहा? आपको भी ऐसा आ रहा है। तो अपने पास फ्लक्स में परिवर्तन लेके देखना है, और फ्लक्स में परिवर्तन अपने पास यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स हो रहा है। x से y तक अपन क्या देखते हैं? फ्लक्स में परिवर्तन को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा x से y तक फ्लक्स में परिवर्तन कितना आया? तो आप कहोगे सर टोटल जो फ्लक्स में परिवर्तन आया मैंने उसको माना 5m। कितना आएगा? तो आप कहोगे सर इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में से घटा दो, आपका फ्लक्स में परिवर्तन निकल के आएगा। तो +5 में से मेरे को माइनस करना है -5m। ये देखो, ओके। तो यहां से अगर मैं करके देखता हूं तो देखिए बेटा 5m इक्वल क्या आ गया? ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो 5m प्लस का है, इधर ये 5m भी प्लस का हो गया। तो जो 5m निकल के आया है ये किसके इक्वल आ गया? आपके 2πm के बराबर निकल के आया। ये वैल्यू जो निकल के आई है ये d5m की वैल्यू निकल के आई है, ये इसकी वैल्यू निकल के आई। आगे चले अपन थोड़ा सा आगे, अगर मैं बताऊं कि इस फ्लक्स परिवर्तन में आपको कितना टाइम लगा, इस फ्लक्स परिवर्तन में कितना टाइम लगा, तो आपको इसे t/2 टाइम लगा। लगा कि नहीं लगा? यस या नो? तो यहां पर लिखो कि x से y में लगा समय, मतलब dt की वैल्यू कितनी आ गई? t/2 आ गई, जो आपको दिखाई दे रही है। ओके, अब ये जो अपने पास d5 की वैल्यू या dt की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपका विद्युत वाहक बल की समीकरण निकल जाएंगे। चलो करते हैं अपन। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है बेटा, आपको समझना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको क्या बातें याद रखनी है। ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन में आपको क्या बातें याद रखनी है? क्या सर हमें भी ये चीजें याद रखनी पड़ेगी? क्या बेटा आपको याद नहीं रखनी है, आपको एक बार सुनना है कि किस प्रकार से आपका विद्युत वाहक बल डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे आपका निकाला जाता है। अगर आपको ये चीजें आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा। अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें d5m की वैल्यू और dt की वैल्यू मैं अगर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या निकलता है कि यहां से मैंने देखा कि E इक्वल ये m का n, यहां से देखो d5 की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपको 2πm, तो मैंने लिखा 2πm बटा dt की वैल्यू क्या आ रही है, तो dt की वैल्यू आ रही है t/2, तो ये लिखा t/2। बताओ बेटा तीसरी संख्या है तो क्या है? तीसरी संख्या जस्ट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? आपको यस सर। तो E इक्वल कितना आ गया? 4n 5m/t। इस 2 को ऊपर लेके चलाएंगे, इस 2 से गुणा करके 4 आ गया। आ गया? कोई दिक्कत या नहीं? आप एक चीज जान लें, चूंकि डाल के लिखना, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के, मतलब विद कर्मानुपाती होता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के। आप t को 1/f लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो t है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/f, f क्या आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो यहाँ से मैंने t की वैल्यू पुट की 1/f, e इक्वल क्या हो गया 4n 5m, ओके, अपॉन क्या हो गया आपका 1/f। इस f को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, e बराबर अपने पास आ गया 4n 5mf, ये निकल गया। ये आपकी ईएमएफ समीकरण आ गई, ये ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण आ गई। पर ये ईएमएफ समीकरण कौन सा माना है? ये औसत माना है। कौन सा है? औसत मान। तो यहाँ पर लिखते हैं x में
ईएमएफ का औसत मान, ये कौन सा मान है? ईएमएफ का औसत मान, एवरेज वैल्यू है। अपने घर में जो सप्लाई आती है एसी की, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू आती है, वर्ग मध्य मूल मान आता है। तो अपने को क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर में भी अपन कैसे जाएंगे? आरएमएस वैल्यू निकालना। अभी जो अपने पास मिला है वो एवरेज वैल्यू मिला है, तो अपने को आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो अपन आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं वो एक बार सुनना। अगर आपने एसी फंडामेंटल पढ़ा या फिर आपने रेक्टिफायर पढ़ा, फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें आपको एक चीज बताई जाती है कि फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर वैसे एसी फुल एसी वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो होता है 1.11। आपको याद रखना है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है फुल वेव के लिए। फुल साइन वेव के लिए आपके फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्म फैक्टर को हिंदी वाले तो रूप गुणक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.11। तो यहाँ से अपन ने लिखा कि अपने को निकालना है आरएमएस वैल्यू, जिसकी आरएमएस वैल्यू किसकी? ईएमएफ। ट्रांसफार्मर में जो आपका ईएमएफ पैदा हो रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू चाहिए तो अपन कैसे निकाल सकते हैं वो एक बार ध्यान से सुनना। अपन को पता है कि फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। होता नहीं था? यस। फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो आपको पता है कि 1.11 होता है। फुल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? 1.11 होता है, याद रखें। इक्वल आरएमएस वैल्यू अपने को निकालनी है, एवरेज वैल्यू अपने को कितनी पता है? तो आपको के साथ 4n5 मैक्सिमम इनटू f। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ई की आरएमएस वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई? 4.445 MFN। ये लो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला है आरएमएस वैल्यू का। तो ये क्या है? ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन का सूत्र आरएमएस वैल्यू में, ठीक है ना? तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी? आरएमएस वैल्यू आ गई। किसकी आरएमएस वैल्यू आ गई आपकी? जो आपका ट्रांसफार्मर में ईएमएफ पैदा हो रहा था उसकी आरएमएस वैल्यू आ गई है। आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब आपके दिमाग में रहो सर कैसे याद करें इन चीज़ों को? बेटा याद नहीं करना है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा कि कंपटीशन एग्जाम की, तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव आता है ना, सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें आपको ये ईएमएफ इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको नोट करें, फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप प्राइमरी में वाइंडिंग में ईएमएफ इक्वेशन निकाल सकते हो, सेकेंडरी में ईएमएफ आप निकाल सकते हो। देखते हैं किस किस पे निर्भर करता है, अपन देखेंगे। जल्दी से आप इस चीज को नोट करें। तो बेटा आप स्क्रीनशॉट लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि बेटा बाद में आप प्रॉपर्ली तरीके से आप इन चीजों का नोट्स बनाते हैं। तो चलते हैं अपन आगे। आगे की मैं अगर बात करूं, आपको ये पूछे ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग? 2 वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग में बात करूं, एक तो प्राइमरी वाइंडिंग, एक आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ईएमएफ इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो बेटा प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इक्वेशन क्या होगी, अपने को ये दिमाग में रखना है। चलो अपन देखते हैं कि प्राइमरी में ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी और आपकी सेकेंडरी में ईएमएफ इक्वेशन कितनी होगी। अपने को आराम से देखना है, ठीक है ना? आपको मैं बता रहा हूँ डाटा, यही आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले मैं लेता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ। प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ निकालना है, मतलब मेरे को जो आपने ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं ना, देखो ये अपना एक कोई कोर है, यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ टर्न लपेटे जिसको अपन ने सप्लाई की है, ये माना प्राइमरी है और प्राइमरी में आपका E1 पैदा होता है। ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो आपका विद्युत पावर पैदा होगा वो P2 होगा। अपने को निकालना है कि E1 किस किस पे निर्भर करता है। तो सुने, प्राइमरी वाइंडिंग में E1, तो आपको सूत्र याद रखना है E1 बराबर 4.44
फाई मैक्सिमम, फाई का मतलब क्या होता है, फ्लक्स की वैल्यू अधिकतम, इनटू फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब आवृत्ति, कितने इंडिया में कितनी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन में दी जाए तो अच्छी बात है, नहीं दी जाए तो आपको 50 हर्ट्ज प्रूव करनी है, आपको माननी है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज इनटू आपके किस में देखना है, प्राइमरी में आपके क्या देखना है, ईएमएफ देखना है। तो देखो बेटा सेम इक्वेशन ये है कि नहीं है, आप n का n डाल दिया, प्राइमरी में देखना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ले, प्राइमरी में अगर ईएमएफ देखना है तो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ले, ये ले लिया। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में आपकी ईएमएफ इक्वेशन, आपको ये याद रखनी है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ कितना पैदा हो रहा है, तो आपको कैसे E2 पैदा हो रहा है। तो यार E2 को कैसे निकालेंगे, E2 इक्वल कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला वही है 4.44, ये वाला 4.44, फाई की वैल्यू अधिकतम इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ टर्न, इनटू ना लगा के बेटा डायरेक्ट लिखोगे तो मतलब इनटू होता है ना, ये आपका क्या है नंबर ऑफ टर्न। अब देखो सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग में ये आप देख रहा हूं तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न किसके आएंगे, आपके सेकेंडरी के आएंगे, मतलब इस पर क्या आएगा n2 आएगा। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी विद्युत समीकरण में यहां पर प्राइमरी है तो n1 आ रहा है, यहां पर सेकेंडरी है तो आपका n2 आ रहा है, और सेम फार्मूला सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक नोट करें। अब कई बार बेटा यहां से एक लोचा आता है, वो लोचा भी अपन देखते हैं कि क्या आपका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ दे देते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन देता है, चलो वो भी अपन देखेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, पर बेटा ये बातें आपको दो बातें याद रखनी है। आज का जो मेन टारगेट था बेटा इन दोनों को लेके था, कैसे निकलती है मैंने बताया, पर वो आपको चीज याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनको याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फोकस होगा, या तो डायरेक्ट आपका ईएमएफ इक्वेशन का क्वेश्चन कुछ मतलब इक्वेशन पूछ लेगा, या आपको यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा, अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी करके देखेंगे। जल्दी से नोट करें फिर आगे चलते हैं। हो गया यहाँ तक नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब बेटा आगे देखिए कि सपोज करो अपने पास पर्सन में, सपोज करो पर्सन के अंदर ऐसा दे दे कि अपने पास फ्लक्स की वैल्यू न देकर, फ्लक्स की वैल्यू न देकर, ये जो फ्लक्स है 5m की वैल्यू न देकर आपको फ्लक्स घनत्व दे दे, कोर का एरिया दे दे, तो आपका क्या होगा ईएमएफ इक्वेशन वो देख लेते हैं। तो मैंने लिखा अगर पर्सन में आई एम मतलब फ्लक्स की वैल्यू ना देकर फ्लक्स घनत्व मतलब फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स और कोर का एरिया दे दिया जाए तो ईएमएफ होगा। तो कितना ईएमएफ होगा आपको देखना है। पहले प्राइमरी वाइंडिंग में देखते हैं, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में देखते हैं। तो पहले मैंने माना प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ, तो मेरे को प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ निकालना है, मेरे को फ्लक्स घनत्व दे दिया और कोर का एरिया दे दिया, तो कैसे होगा, कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूला ये का ये रहेगा, कैसे 4.44 इनटू, इस बार अपने फ्लक्स घनत्व नहीं दिया है, सॉरी फ्लक्स की वैल्यू नहीं दी है, फ्लक्स घनत्व दे दिया है, तो आप फ्लक्स घनत्व को ले लो, फ्लक्स घनत्व लिया बी मैक्स इनटू लगाया इनटू कोर का एरिया ले लो, कोर का एरिया इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू आपका नंबर ऑफ टर्न। प्राइमरी में देख रहे हो तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न ये हो जाएगा, सिंपल है नहीं है। जो कोर का एरिया दे दिया और आपका फ्लक्स घनत्व दे दिया, तो उन दोनों को पुट कर लो, फ्लक्स को डाल दो। ओके, इसी प्रकार अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करूं, सेकेंडरी वाइंडिंग में
EMF देखना तो क्या हो जाएगा आपका E2 इक्वल 4.44 इंटू बी मैक्स इंटू ए एरिया का क्षेत्रफल, सॉरी कोर का एरिया इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न। इस पर सेकेंडरी में है तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न होगा। देखो दोनों फार्मूले एक जैसे ही है, प्राइमरी है तो N1, सेकेंडरी है तो N2। ये नोट करो बेटा। अभी अपन क्वेश्चन करते हैं ट्रांसफार्मर इक्वेशन से। आपके क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, हार्ड नहीं है। जल्दी से इसको नोट करें। तो आई होप यहां तक आपका नोट हो गया होगा। चले आगे, नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछेगा। हटा दें बेटा इसको, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। ओके, अभी यही बातें आपको याद रखनी है और यहां से मैं एक क्वेश्चन लूंगा। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नोट करें आप। अभी क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, आप वीडियो को पुश करना और आपको आंसर देना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेटा कमेंट कर सकते हो, मेरे से राय ले सकते हो। आप जैसे ही कमेंट करोगे बेटा वो मेरे को मिल जाएगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर बच्चों में, अगर आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं कि ज़्यादा अगर इंग्लिश चल रही है तो आप मेरे को सुझाव दे सकते हो कि सर हमें इतना समझ में आ रही है इंग्लिश, या फिर इससे कम इंग्लिश लिखे। ओके, राइटिंग वगैरह तो समझ में आ रही है तो बोर्ड पे लिखता हूँ। चलो बेटा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल को देखते हैं, बाकी आप कमेंट तो कर ही दोगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में 0.2 वेबर फ्लक्स कोर में चल रहा है। कितना चल रहा है? 0.2 वेबर आपका फ्लक्स कोर में चल रहा है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 टर्न है, 100 टर्न है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न है? 100 टर्न है। तो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF ज्ञात करो, जहां F मतलब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जहां आवृत्ति कितनी दे दी आपको? 50 हर्ट्ज है। तो सेकेंडरी में आपको EMF निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजी निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल से बेटा मेरे को ये चीज पता है, मैंने आज तक ये चीज जरूर नोट की है कि ITI के बच्चों को न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बीटेक की अगर मैं पॉलिटेक्निकल बच्चों की बात कहूं तो उन्हें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं रहती, उन्हें ये रट्टा मारने में, फिक्स डाटा याद करने में आपको प्रॉब्लम रहती है। ये दोनों के साथ केस चलता है। मैं दोनों के बैच लेता हूँ, JEE के और ITI वालों के। ITI में एक चीज देखिए, न्यूमेरिकल बड़ा वीक है। JEE वाले बच्चों में फंडामेंटल वैल्यू याद करने की बड़ी दिक्कत रहती है। तो बेटा ध्यान रखें, ये कमजोरी आपको रखनी नहीं है, इस कमजोरी को दूर करना है। न्यूमेरिकल पोर्शन आपको आना चाहिए। कैसे आ सकता है? मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। आपको कैसा भी न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उसमें आपको क्या क्या किया गया है उसको आप नोट कर लो। देखो क्या क्या किया गया है। यहां पर देखो फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, यहां पर फ्लक्स की वैल्यू दी गई है, फाई मैक्स की वैल्यू दी गई है 0.2 वेबर, लिख लिया मैंने, ये देखा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न में N2 से दिखाते हैं
और ये दे दिए मैं खुश है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में निकालना है, मतलब मेरे को E2 का मान निकालना है। क्या करना है? E2 का मेरे को मान निकालना है, जहां मेरे को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देती 50 है। अब देखो बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि सर अब फॉर्मूला कौन सा लगाया, हमें तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। अगर आपने ये डाटा एक साथ लिख लिया ना तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद आता है। अब मेरे को बताओ ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें फाई भी आता हो, जिसमें N2 भी आता हो, जिसमें A2 भी आता हो, जिसमें F फ्रीक्वेंसी भी आती हो। तो आपको सर A की तो फार्मूला है, सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF बराबर होता है 4.44 फाई मैक्सिमम F into N होता है। नहीं आपको यस है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो यार। तो E2 इक्वल कितना हो जाएगा? 4.44 into 5 मैक्स की वैल्यू तो आपको भी 0 कितनी 0 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी आपको भी 50 हर्ट्ज इनटू N2 कितना तो आपको भी 100, ये लो 100 हो गया। अब बेटा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो 4.44 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप कितना कहोगे? सर ये आ गया आपका 10, एक जीरो से एक पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10 इंटू 100 हो गया। जैसे ही बेटा ये दो आपके पॉइंट हटेंगे तो ये आपका पॉइंट चला जाएगा, 2 जीरो हटे तो ये 2 पॉइंट गायब हो गए। अब बेटा E2 की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपको 440 वोल्ट आ गई। सर कितनी आ गई? 440 वोल्ट आपका आंसर आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? 440 वोल्ट। अच्छा 440 वोल्ट बेटा, यार ये जीरो तो लगाया ही ना, ये देखो 440 वोल्ट आ गया, 444 नहीं 4440 वोल्ट आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये चीज कर सकते हो, सिंपल है, कुछ नहीं करना बेटा। अगर आपको क्या करना है, अगर आपने इस प्रकार से डाटा को उतार लिया है तो आपको एक बार दिमाग को घुमाओ कि ऐसा कौन सा मान है जो सारी वैल्यू आती हो, वही आपको फॉर्मूला पुट करना है न्यूमेरिकल। चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे अपन बोलते हैं रूपांतरण अनुपात। एक और लेते हैं टॉपिक, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। तो आगे पर मैं इसको रफ कर दूं, इस प्रकार के आपके जो बुक है, आपके पास निम्मी की बुक है या फिर आपके पास कोई भी आपकी ITI की बुक है, उसमें बहुत सारे EMF इक्वेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं। आप अपने क्वेश्चन को लगा के देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बेटा गोला मारो, स्क्रीनशॉट लो और मैं मेरी मेल ID देके जाऊंगा, उस मेल ID का मेरे को क्वेश्चन को भेज सकते हो, नहीं मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ऐसे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आ रही है, अपन बेटा वो क्वेश्चंस ज्यादा उठा लें, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस जरूर करोगे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आप टॉपिक डालें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, अब सुनना बेटा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। हेडिंग डालो पहले तो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अब ये रूपांतरण अनुपात क्या होता है इसके बारे में सुनना, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कोई झंझट नहीं रखना इसमें, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा आपका? रूपांतरण अनुपात को K के द्वारा दिखाते हैं, और ये रूपांतरण अनुपात आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। रूपांतरण अनुपात पे K इक्वल होता है आपका A2 बटा E1। प्राइमरी में आपका विद्युत वाहक बटा सेकेंडरी में विद्युत वाहक बटा प्राइमरी में विद्युत वाहक इक्वल होता है प्राइमरी में नंबर ऑफ, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बटा प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न। आगे होता है बेटा और लेके चले, प्राइमरी में करंट बटा सेकेंडरी में करंट। ये ध्यान रखना, ये करंट उल्टी होती है इनकी तुलना में, ऐसा नहीं हो यहाँ पर I2 बटा I1 लिख दो, गलत कर दोगे बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आपने I2 बटा I1 कर दिया ना तो आपकी पावर सेम नहीं रहती। क्या नहीं रहती? पावर सेम नहीं रहेगी। इसीलिए बेटा
E2 बटा E1 है तो I1 बटा I2 हो जाएगा। ओके, चले आगे। ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जितने आज तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 101% इससे जरूर पूछा गया है। अब कैसा क्वेश्चन देता है इससे, वो सुनते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से क्वेश्चन कैसा देगा। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखें 15 kVA एक्समर है, मतलब 15 kVA का कोई एक्समर मतलब ट्रांसफार्मर है 2000/200 वोल्ट। ट्रांसफार्मर कैसा है, 2000/200 वोल्ट का कोई ट्रांसफार्मर है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 टर्न है। कितने लपेटे हैं, 200 टर्न है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्ञात करो। तो प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न ज्ञात करना। आपने को बेटा दिया क्या गया है, ये जो ऐसा मटेरियल दे दिया जाए, ये तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग है कि आपके पास इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है। ओके, ये है ट्रांसफार्मर की रेटिंग। ये जो पहले दी गई है 2000 वोल्ट, ये है आपके E1 का मान। किसका मान है, E1 का। ये 200 दिया गया है ऑब्लिक में, ये E2 का मान है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 टर्न है। ये किसकी वैल्यू है, आपको सर ये N2 की वैल्यू है। निकाल ली क्या है, N1 की वैल्यू। चलो बेटा इसको एक बार एक साथ लिखते हैं। अपने को जो दिया गया है उसको लिखते हैं। अपने पास ट्रांसफार्मर की पावर दी गई है, रेटिंग दी गई है 15 kVA का है। E1 की वैल्यू दी गई है 2000 वोल्ट। E2 की वैल्यू दी गई है 200 वोल्ट। N2 की वैल्यू दी गई है 200। और आपको निकालनी किसकी है, आपको निकालनी है N1 की वैल्यू निकालनी है। ये लो क्वेश्चन नंबर। तो बेटा अपने को ये बताओ, E1 दे रखा है, E2 दे रखा है, N2 दे रखा है, N1 निकालना है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखो, E2 पता है, E1 पता है, N2 पता है, N1 निकाल लो दोनों को बजर बना करके। चलो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेके आते हैं यहाँ पर। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहते हैं, E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1। E2 का मान कितना है, तो आपको भी सर E2 का मान हमारे पास है 200। E2 का मान पुट किया 200। E1 का मान कितना है, आपको भी सर 2000। ये लो बेटा 2000 बराबर N2 का मान कितना है, तो आपको भी सर N2 का मान 200। ये लो बेटा 200। N1 का मान निकालना है, बजर गुणा कर दो। क्या कर दिया, बजर गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 200 N1। देखो इस 200 को इस N से गुणा किया, 200 N आ गया बराबर ये 200 है, ये 200 इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2000 से। ये लो बेटा मैंने 2000 से मल्टीप्लाई किया। तो N1 का मान निकालना है तो कितना आ गया 200 इंटू 2000 बटा, बेटा इसको 200 को बटा में भेज दिया तो बटा में आ गया ये 200। 20 से 200 से 200 कैंसिल हो गया। N1 का मान आ गया आपका 2000। कितना N का मान आ गया 2000 का। क्या सिंपल है कि नहीं है। एक दो बार बेटा ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्वेश्चंस आप करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। ये था आपके ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आई होप आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास जो भी बुक है उस बुक पे आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको प्रॉपर्ली तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो बेटा मेरी मेल आईडी है ang.ramtak@gmail.com। आप उस पे मेरे को क्वेश्चन को भेज सकते हो या फिर बेटा यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन
नहीं आ रहा, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितना डाटा मैं पढ़ा रहा हूँ इनके आप प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाते रहें। जिस दिन बेटा मैं ट्रांसफार्मर को कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा, उस दिन बेटा आपके पास इतना मैटर दे दूंगा मैं, आप उस मैटर को पढ़ के, अपने नोट्सों को पढ़ के जो आपने मेरे साथ रेडी किए हैं, उन नोट्सों को आप पढ़ के आपकी जो भी बुक्स है आप उसके क्वेश्चन लगाएं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा या फिर सिंगल क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं, क्योंकि मैं सब ट्रांसफार्मर फुली डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ। बात करते हैं आपके, अगर कंपटीशन लेवल की अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या साथ साथ में अगर कंपटीशन की तैयारी करोगे बेटा बहुत ही बेटर है। ऐसा मौका जिंदगी में नहीं आता कि आप अभी से कंपटीशन की तैयारी करोगे तो बेटा आगे जाके जैसे आईटी कंप्लीट होगी तो आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। तो आप बेटा जैसे ही ट्रांसफार्मर का टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को आप करके देखें, 101% बेटा आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ तक आपने सब चीजें नोट की है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जो बच्चा यहाँ पर पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहा है, पहली बार अगर पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर लगातार जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।